नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बुल पावरफुल के नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में, निफ्टी, निफ्टी बैंक, मिड एंड स्मॉल कैप एनालिसिस। इसके अलावा जो स्टॉक्स आप लोगों ने पूछे हैं उनका एनालिसिस करेंगे। और आज बिल्कुल एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंडिपेंडेंस डे स्पेशल स्टॉक दूंगा जो कि लगभग डबल हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पर। हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड एंड स्मॉल कैप के बारे में। तो ये है हमारा चार्ट। आप देख सकते हैं निफ्टी लगभग 16,530 के आसपास क्लोज दिया इसने कल का। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस किया कि ये निफ्टी एक रेंज में थी और जब ये इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलेगी अच्छी वॉल्यूम के साथ और अच्छी कैंडल के साथ, तो ये और ज़्यादा बुलिश होगी। जब ये वाली कैंडल आई थी तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और ये हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज को लगभग टच करके ही ऊपर आई थी। तो इसके बाद से मार्केट ने बिल्कुल अच्छा मूव दिया और ऊपर चली गई है। अब इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 16,000 की सपोर्ट है, 16,000 की, और उसके नीचे 15,530 की। तो मुझे नहीं लगता कि 16,000 की सपोर्ट को अभी तोड़ेगी। अगर ये 16,000 के आसपास आए तो इसमें और बाइंग बनेगी, इसको और ऊपर ले जाया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हम लोगों ने इसमें भी एक बॉक्स लगाया था बिल्कुल निफ्टी की तरह से। काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रही थी इसी बॉक्स के अंदर। जैसे ही इसने इस बॉक्स को तोड़ा है तो अब ये बाहर उड़ने को तैयार है। निफ्टी ने अच्छा मूव दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूव नहीं दिया। बैंक्स में थोड़ा प्रेशर है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं ये 35,700 का लेवल है ये वाला। तो इसको तोड़ के अब मार्केट ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। और नेक्स्ट जो इसका मुझे टारगेट लग रहा है वो 37,450 का लग रहा है, जो कि पास में ही है। उसके बाद 38,700 और फिर 40,000। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी मिड कैप। हम लोग इन दिनों जो काम कर रहे हैं वो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में काम कर रहे हैं। रीज़न है कि उसके पीछे आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली थी, 3,000 के आसपास से शुरू हुई है और अभी लगभग 7500 के आसपास ये स्टे कर रहा है निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स। और हम लोगों ने देखा कि जब हमारी निफ्टी बिल्कुल ऊपर जा रही थी तो हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप था ये नीचे आ रहे थे। ये मिड कैप का है चार्ट, ये देख सकते हैं मिड कैप 50। तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट की उम्मीद थी और इसने इस कैंडल में आप देखिए इसने सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और ये ऊपर जाने की तैयारी में है फिर से। अब हो सकता है कि अगले कुछ दिन तक ये इसी में 7830 से लेके और ये 7363 इसके बीच में ये ऐसे ऐसे चले और जब ये ऊपर निकलेगी तो फिर हमारे लिए एक बार फिर से उम्मीद होगी कि ये हमारे स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल कैप और इसका एक जो लेवल था लगभग 5,000 के आसपास, इसने 5,000 की 5,000 का जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया है और वहीं से इसने ऊपर लिया है, अपनी सपोर्ट से ऊपर उठने की तैयारी में है। यहाँ पर एक रेड कैंडल हम देखते हैं लेकिन ये बहुत मायने नहीं रखती है क्योंकि ये इस कैंडल के नीचे बंद नहीं हुई पिछली कैंडल की। तो हम देखते हैं कि ये 5,380 के आसपास जाएगा अगले वीक में। तो हमारे जितने भी स्टॉक हैं वो सारे अच्छे चलेंगे जो हमने स्मॉल कैप में से उठा रखे हैं। और ये देखिए हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे टच किया था लगभग, फिर उसके बाद यहाँ टच किया है, फिर उसके बाद यहाँ ऑलमोस्ट टच किया है, तो अब भी ऊपर जाने की तैयारी में है। तो इंडेक्स की जब बात आती है तो ये हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ स्टॉक्स में ये अच्छे से काम नहीं करती है और इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि कौन सी मूविंग एवरेजेस किस किस स्टॉक में और किस तरीके से काम करती हैं। और कई बार ऐसी मूविंग एवरेजेस होती हैं जो हमें धोखा देती हैं। तो वो मूविंग एवरेजेस हमें धोखा क्यों देती हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज का वो टॉपिक नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स के बारे में हमें ऋषभ गुप्ता ने कल पूछा था कि बर्गर किंग और BEPL। बर्गर किंग के बारे में हम बात करते हैं फटाफट से। तो बर्गर किंग का 165 का हमारा एक सपोर्ट जोन था, इसने उसी को टच करके अभी ऊपर जाने की तैयारी में है और ये जो लाइन हमने पहले से ड्रॉ करके रखी है इसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन और कंसोलिडेट करके जब ये इसका हाई तोड़ेगा तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा BEPL।
BEPL में भी हमने लास्ट टू लास्ट वीक शायद डिस्कस किया था कि ये हमारी एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन, इसको इसने बड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पर इसके बीच में एक बार इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन इसको उठा करके ऊपर ले जाया गया। फिर से अब एक बार नीचे लाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये भी एक मिड और स्मॉल कैप का ही एक फंड है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज से उठाया गया और अब इसको ऊपर ले जाने की तैयारी है। HFCL के बारे में पूछा है रैना ने। तो रैना ये है HFCL और यहाँ पर मुझे इसकी एक सपोर्ट नज़र आती है 69 के आसपास। तो ये 69 के आसपास ही खड़ा है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है अगर ये इस हमारी मूविंग एवरेज को 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ WMA 100। तो इसको तोड़ के जैसे ये नीचे आएगा तो हम इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक यहीं से रिवर्स हो सकता है। परंतु यहाँ पर जो वॉल्यूम आप देख रही हैं ये बड़ी वॉल्यूम्स आई थी बाइंग की और उसके बाद जो वॉल्यूम है बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो ये सेलिंग की वॉल्यूम बहुत कम है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है वी गार्ड के बारे में पूछा है मुथु ने। मुथु जी, इस स्टॉक के बारे में मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ, मैंने भी इसमें काफ़ी सारा पैसा लगाया हुआ है अपना और मुझे उम्मीद थी कि ये स्टॉक यहाँ से लगभग डबल होने की उम्मीद थी 250 के बाद, लेकिन ये स्टॉक नीचे 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 आ रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम भी जो आई हैं रेड कलर की वॉल्यूम्स वो भी हम देख सकते हैं थोड़ी बड़ी हैं। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। हमें अपने स्टॉप लॉस 229 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली बैठना होगा और 220 उसके नीचे एक ये वाली जो सपोर्ट लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से स्टॉक फिर से उठ सकता है। अगर ये 229 के नीचे जाएगा, क्लोज देगा, तो हम इसको एग्जिट कर देंगे और अगर फिर से कोई रिवर्सल बनाएगा जहाँ से हमें दिखेगा, इंडिकेशन होगा कि रिवर्सल दे रहा है, तो हम वहाँ से स्टॉक को उठा पाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेस एंटनी। इन्होंने GFL लिमिटेड और लासा के बारे में पूछा है। सर GFL लिमिटेड जो है इसका 65 से 62 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये अगर 63 के अराउंड या 62 के अराउंड आए तो इसको और ज़्यादा उठा सकते हैं। और इस स्टॉक से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमें बहुत अच्छा और बहुत फास्ट रिटर्न देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग में वॉल्यूम कितनी डाली गई है जब इसको बाय किया गया, लेकिन सेलिंग में इसकी वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट है लासा काफ़ी नीचे आ गया है। फिलहाल इसको जो मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से 66 जो है ये इसका एक सपोर्ट जोन था जहाँ से इसने पिक किया है खुद को वापस। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये वापस ऊपर जाए और हमें हमारा प्रॉफिट या जो हमारा एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट जो लोग एग्जिट होना चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने की इसकी जो अर्निंग है, 6 क्वार्टर्स की जो 6 क्वार्टर्स की अर्निंग है वो लगातार प्रॉफिटेबल है। इन्होंने एक बार भी लॉस नहीं बनाया है पिछले 6 क्वार्टर्स में। ये मैं उन क्वार्टर्स की भी बात कर रहा हूँ जो कोरोना पीरियड में आए और लगभग हर स्टॉक ने लॉस बनाया, लेकिन लासा एक ऐसा स्टॉक है जिसने 6 क्वार्टर से कोई लॉस नहीं बनाया। तो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें खुशखबरी है, इसमें FIIs जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। इन्होंने जून 2021 में इन्होंने एंट्री लेनी शुरू की है। जैसे ही FIIs इसमें घुसने लगे हैं तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा। सरिता ने पूछा है वी गार्ड और IB रियल एस्टेट के बारे में। सरिता जी, वी गार्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। ये 130 का इसका सपोर्ट जोन है और यहाँ से ये स्टॉक मुझे ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी इसके साथ हैं और जो छोटी वॉल्यूम थी रेड वाली वो भी आपको यही दिखाती हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी कैपेसिटी है ऊपर जाने की। तो मुझे इसका टारगेट 214 का नज़र आ रहा है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 260 का इसमें देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल के बारे में पूछा है साक्षी ने। उससे पहले सागर जी ने एक क्वेश्चन किया, सागर वोरा। उन्होंने पूछा है शिल ग्रैब करके। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टॉक है, मुझे मिला नहीं। अगर आप इसका पूरा नेम मेरे साथ शेयर करेंगे तो संभावना है कि मैं इसको ढूंढ पाऊँ और आपको इस पर अपना एनालिसिस दे पाऊँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा सागर जी। साक्षी ने पूछा है टाटा केमिकल्स के बारे में, टारगेट फॉर अगस्त मंथ। टाटा केमिकल्स जो है अगस्त मंथ के लिए टारगेट देखिए, ये इसकी एक सपोर्ट, ये एक इसकी रेंज थी। इस बॉक्स के अंदर इसने लगभग 3 महीने तक इसने इसी बॉक्स के अंदर गेम अपना खेला और उसके बाद इसने ब्रेक किया इस लेवल को। ये जो पिछला हाई था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जो इन्होंने दिया था, इसको हम फेक आउट बोलते हैं। तो इस ब्रेकआउट को भी इसने बाईपास करते हुए, तोड़ते हुए ऊपर निकल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक अभी और चलेगा। नेक्स्ट है मुकुंद जंगी। इन्होंने पूछा है सीएट के बारे में। इनका कहना है कि क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल ये जा सकता है। तो ये कैंडल पैटर्न
एक पॉजिटिव कैंडल पैटर्न है और ये ऊपर जाने की तैयारी में है, मुझे ऐसा लगता है। 1260 का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये 1200 के नीचे जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, इसको रखेंगे नहीं। इसको भी अगर मैं कहूँ तो ये एक मैं इसका ये वाला लेवल हटा देता हूँ, मैं इसका एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ये वाला बॉक्स। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि कब से ये इस बॉक्स के अंदर खेल रहा है। इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको हम फेक आउट बोलते हैं। ये फेक आउट दिया, हमने इसी ब्रेकआउट पे इसको बाय किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। फेल होने की वजह ये थी कि मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो गई थी, नीचे आ गई थी। अब 1260 का एक हमारा स्टॉप लॉस है, 1260 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बैठे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इस बार जब ये निकलेगा इस बॉक्स से तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और हमारे टारगेट्स दे देगा। नेक्स्ट है जिंदल वर्ल्ड। जिंदल वर्ल्ड के बारे में पूछा है राकेश कुमार सारस्वत ने। इन्होंने बोला काफ़ी लॉस हो गया है, और जीडीएल के बारे में भी पूछा इन्होंने। तो राकेश जी, ये है हमारा जिंदल वर्ल्ड वाइड। इसमें पॉजिटिव रिजल्ट है पिछले 4 क्वार्टर से, और इसमें पॉजिटिव प्राइस पैटर्न भी बन रहा है हमारा, जो हम देख पा रहे हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चिंता का विषय ये है कि FIIs नहीं है इसमें, DIIs भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले थे और अब निकल गए हैं, ना ये पहले थे ना ये अब हैं। तो इस चीज़ को हम अगर छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स है पिछले 4 क्वार्टर्स में, और जिंदल वर्ल्ड हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज को टच करने के बाद बिल्कुल ऊपर उठा है, और इसको इस लेवल से नहीं गिरना चाहिए था। एक लेवल है इसका ये वाला, ये जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए था, मगर ये गिरा है, और यहाँ पर इसने एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी है बाय करने की। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर आएगा, और इसका स्टॉप लॉस 60 का है। 60 के नीचे जब भी ये क्लोज देगा तो हमें इसमें से निकलना होगा, एग्जिट करना होगा विद स्टॉप लॉस। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कैंडल पैटर्न आप देख रहे हैं, ये कैंडल पैटर्न बहुत शानदार कैंडल पैटर्न होता है, और हमेशा इस स्टॉक को ऊपर लेके जाता है। राकेश जी ने GDL भी पूछा है, तो GDL में मैं अगर बात करूं तो इसका स्टॉप लॉस हमारा 240 का है, और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक कैंडल जो इसको उठाने के लिए आया था वो बनाया। उसके बाद एक डोजी बनाया, डोजी के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ये अपर लाइन है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसको जैसे ही तोड़ेगा ये ऊपर जाएगा। हमारा 240 का स्टॉप लॉस है, हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर ये 240 के नीचे आएगा तो हम इससे निकल जाएंगे। संभावना है कि ये इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अंकुर महेश्वरी ने पूछा है मास्टेक परचेज्ड एट 2650, वांट टू ऐड मोर क्वांटिटी। तो मास्टेक को इन्होंने यहाँ लगभग बाय किया है 2650 के आसपास, और ये इसकी और क्वांटिटी यहाँ बाय करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप बाय कर सकते हैं। यहाँ 2280 के आसपास आपको एक सपोर्ट जोन था जिसको आप आइडेंटिफाई करते, तो इसके आसपास आप इसको उठा सकते थे। जब मैं बोलता हूँ सपोर्ट जोन, तो ऐसा नहीं है कि 2280 के ऊपर आने पे ही आप उठाओगे, 2280 का टारगेट लगाओगे। इसका मतलब ये है कि इसके आसपास आ जाएगा, जैसे कि 2300 आ जाएगा, 2280 के बाद 2300, 2300, तो वहाँ आप उठा सकते हो। तो 1% का आप मार्जिन ले सकते हो, 1 से 1.5% ऊपर, और नीचे आएगा तो हम उसको और उठा लेंगे। और हमारी 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके साथ टच कर रही थी, और सपोर्ट जोन भी था। तो यहाँ पे हमारी डबल कंफर्मेशन थी, इसको आप यहाँ कहीं उठा सकते थे, और अभी भी आप शायद उठा सकते हो। और स्टॉक अगर वापस इस तरफ आए तो यहाँ से फिर इसको पिक किया जा सकता है 2280 के आसपास से। नेक्स्ट है जिगर शाह, इन्होंने ट्रिल के बारे में पूछा है। तो ट्रिल की बात कर लेते हैं हम। ट्रिल का ये एक सपोर्ट जोन है 26 और 27 के आसपास। अगर आपने ये सपोर्ट जोन पहले से आइडेंटिफाई किया होता तो आप शायद यहाँ कुछ स्टॉक उठा सकते थे इस जोन के अंदर, 26 और 27 के बीच में। ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मानी जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि ये इसके ऊपर अब निकलेगा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 23 के नीचे क्लोज देगा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हाईटेक कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक हमने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। प्रियंका जी ने इसके बारे में पूछा है। ये एक बॉक्स में खेल रहा था, और हमें उम्मीद थी जब इसने बॉक्स तोड़ा था तो ये इससे निकल के और इस लाइन को तोड़ के इसके ऊपर निकलेगा। लेकिन इसने ना तो इस बॉक्स को ढंग से तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग एक बार भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, इस बॉक्स के अंदर ही रहा है ये। अगर मैं इसको थोड़ा और कर दूँ तो ये है, तो हमेशा इस बॉक्स के अंदर ही रहा है। यहाँ पे आया, क्लोज यहाँ दिया, यहाँ खुला लेकिन क्लोज अंदर दिया, और फिर ये नीचे आया। यहाँ भी एक इसका पैटर्न 210 का स्टॉप लॉस है हमारा। 210 के नीचे इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। जैसे ये 210 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम इससे एग्जिट कर लेंगे। परंतु उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा। ये 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज को टच किया है इसने, और ये एक जो पीछे हम जो एक गिरावट हमने देखी, ये बहुत लो वॉल्यूम के साथ थी, बहुत हाई वॉल्यूम नहीं थी। इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो लोग इसमें बैठे थे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। मयंक सक्सेना ने कोटक बैंक पूछा है। कोटक बैंक देखिए, हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये 1700 के आसपास इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1 2 3 4 5 6 7
7 जगहों पर इसने सपोर्ट लिया। हालांकि इसने इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे गया और फिर से ये ऊपर आया। जितनी तेजी से इसने तोड़ा था उतनी ही तेजी से ये ऊपर भी आ गया। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल जोन है ये। अगर ये स्टॉक वापस आए 1700 के आसपास तो हम इसको उठा सकते हैं। अगर ये 1800 क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसे 2000 रुपये तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। CDSL के बारे में पूछा है एवी रेडी ने, राइट प्राइस टू बाय CDSL, क्या ये प्राइस बिल्कुल सही है बाय करने के लिए? ये 1280 का प्राइस है। इस प्राइस पे अगर ये स्टॉक होल्ड करता, यहाँ से अगर रिट्रेस करता तो हम इसको यहाँ बाय कर सकते थे, लेकिन इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो अब मैं मानता हूँ कि इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1060 के आसपास है। तो इसको 1060 के आसपास आने दीजिए और वहाँ से इसको पिक किया जा सकता है। अगर इसने 1060 की सपोर्ट भी तोड़ दी तो 950 के आसपास इसको आना चाहिए। तो अभी के लिए आप इसमें एंट्री मत लीजिए, एक बार देखिए कि ये क्या करता है। इसको यहाँ से ऊपर जाएगा 1280 के ऊपर, यहाँ कहीं क्लोज देगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो ये फिर 1060 के आसपास संभावना है इसकी लौटने की। राज ने पूछा है मान एल्यूमिनियम के बारे में। मान एल्यूमिनियम जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही स्प्लिट हुआ है। यहाँ पर आप एस देख सकते हैं। तो एक शेयर के 2 पार्ट कर दिए थे इन्होंने, लगभग 400 से लेके ये 200 के आसपास का इसका रेंज आ गया था। तो अभी इसको बाय करना चाहिए या नहीं? अभी 200 जो इसका हाई स्प्लिट होने के बाद 233 का इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे रहेगा तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। शैलेश गुप्ता है, इन्होंने MRPL प्रकाश के बारे में पूछा है। शैलेश जी, ये हमारा चार्ट है MRPL का, और मैंने देखा कि इस स्टॉक में बहुत सारे लोग बहुत सारी टेंशन ले रहे थे। तो इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात है नहीं। अगर मैं कहूँ इसको एक चैनल बनाऊँ तो ये मैंने एक चैनल ड्रॉ किया इसका। तो यहाँ से 1 2 3 4 और बहुत बार इसने सपोर्ट लिया। एक बार यहाँ से भी रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था। इसी ब्रेकआउट के बाद लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिर से वापस आया। तो मेरी उम्मीद थी कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर निकलेगा और इसको तोड़ते हुए ये ऊपर जाएगा। लेकिन इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। रीजन आपको पता ही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो प्रॉफिट बुकिंग हाल फिलहाल आई है उसकी वजह से इसने ये 3-4 कैंडल हमें दी हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये इसी सपोर्ट को इसने होल्ड किया है और इसको होल्ड करने के बाद ये ऊपर निकलेगा और बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस 34 का है, बहुत दूर है हमारा स्टॉप लॉस अभी, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेके बैठिए। और जिन्होंने बाय नहीं किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग बाय भी कर सकते हैं इस स्टॉक को। ये एक अच्छा स्टॉक है, इसमें आप बिल्कुल भी डरे नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है शैलेश जी ने ही। हालांकि मैंने ये कहा था कल कि मुझे आप एक ही स्टॉक भेजिए ताकि मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ और हमारा वीडियो छोटा बने, परंतु इन्होंने 2 पूछे हैं। खैर, प्रकाश भी हम ही लोगों ने शेयर किया था तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अभी मैं इसको देख रहा हूँ कि हमारा 72 का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेरा अनुमान है कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा। अगला है मोहित शर्मा जी का स्टॉक M&M फिनांस। इन्होंने 122 रुपये पे लिया है। शुड आई होल्ड इट? क्या इनको होल्ड करना चाहिए? M&M फिनांस के बारे में चलिए बात करते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो मूविंग एवरेज है 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज उसके नीचे चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। और उसके बाद से देख रहे हैं कि ये लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि ये इस हाई को तोड़े, इसके ऊपर निकले और ये अच्छी रिकवरी दे। लेकिन ये जो सपोर्ट है 150 की, इसको मैंने लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने तोड़ा लेकिन ये उसी स्पीड से वापस आ गया है और यहाँ अभी ऑलमोस्ट यहाँ प्ले कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है IRCTC। अर्पित जैन जी पूछते हैं कि IRCTC स्प्लिट होने के बाद लेना चाहिए या नहीं। तो सर, स्प्लिट होने दीजिए पहले, जब ये स्प्लिट होगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इसकी जो सपोर्ट जोन है वो 2450 और 2530 ये सपोर्ट जोन है। अगला स्टॉक है कैपेसाइट। हरदीप सिंह ने पूछा है कैपेसाइट के बारे में। तो हरदीप जी 178 का 178 का हमारा स्टॉप लॉस है और मुझे नहीं लगता कि ये हमारा स्टॉप लॉस लेगा। कितने दिन ये यहाँ खेलेगा ये देखना है। तो ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में ये हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। आपको इसे होल्ड करके रखना चाहिए, आराम से बैठिए। तो हमारे जितने भी स्टॉक थे आज के हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल स्टॉक। तो एक स्टॉक ऐसा जिसके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ आप सबके साथ, वो स्टॉक आपको जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और मुझे वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो उस स्टॉक का नाम है RANE होल्डिंग्स लिमिटेड।
इसका चार्ट देखते हैं। 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज से ये उठ चुका है, 657 के आसपास इसने इसको टच किया और अभी ये लगभग 700 रुपये पे खड़ा है। आप इसको 700 पे बाय कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन ये स्टॉक 700 से 1500 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अगर आप इसको तकरीबन 8 से 10 महीने होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एग्जिट कब करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, टारगेट क्या होंगे इसके वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। मैं वीकली चार्ट एक बार अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखिए कि कहाँ से ये वापसी हुआ था। 2700 रुपये से ये गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि स्टॉक और ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा, एनालिसिस किया, और इन एनालिसिस के ज़रिए आप सीख सकते हो किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। दरअसल मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि ये जो शेयर मार्केट का गेम है पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का गेम है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए ये गेम बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे लाइक करेंगे इस वीडियो को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसमें सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।